हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर्स है, थर्ड और फोर्थ वीक का एक साथ दे दिया हमने अप्रैल का। और आपको पता है कि वीकली या मंथली जो होता है वो हम लोग टॉपिक वाइज देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों फैसले और कुछ अदालतों के भी जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत सरकार ने किसके निधन पर अप्रैल 2025 में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करके देश भर में तिरंगा झुका दिया? आंसर क्या होगा? पोप फ्रांसिस। ठीक है, उनका निधन हो गया था 21 अप्रैल को। और तो उनके निधन के शोक में भारत ने पूरी शोक व्यक्त किया। 88 वर्ष के थे वो, और भारतीय गृह मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम 3 दिन का शोक रख रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा फोटोग्राफ इनका, और इस तरीके से ये तिरंगा जो है अपना वो आधा झुका हुआ था। अगला क्वेश्चन लेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने सहित 5 प्रमुख फैसले लिए हैं? आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। सबको पता होगा पाकिस्तान। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उस दौरान पर्यटक सहित 26 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसी के बाद फिर 23 अप्रैल को कैबिनेट की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है यानी CCS, तो उसने 5 प्रमुख फैसले लिए। उनमें जो प्रमुख फैसले ये है कि पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। अटारी वाघा बॉर्डर पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया, और कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उनको 1 मई से पहले जाना होगा, और सबको लगभग भेज दिया गया है। ओके, और क्या है? पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट की योजना के तहत जो भारत आने की इजाज़त थी, अब वो इजाज़त नहीं होगी, और सभी जो वीज़ा थे सार्क जो वीज़ा छूट थी उसके तहत, तो वो सबका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली में जो मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग है वहाँ पर जो तैनात डिफेंस और जो सलाहकार हैं, डिफेंस सलाहकार, सैन्य सलाहकार, तो उन सबको 1 सप्ताह में ही भारत छोड़ना पड़ा, और ऐसा ही किया भारत ने भी वहाँ से उन दोनों को बुला लिया। ठीक है, और क्या पॉइंट है? भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में जो कर्मचारियों की संख्या थी 55, उसको घटाकर 30 कर दिया गया है, और ये कटौती 1 मई से ही ये लागू हो गई है। अगला क्वेश्चन लेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया, तो इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी? आंसर होगा इसका वर्ल्ड बैंक ने की थी। कौन, किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। तो मैंने पहले ही बताया, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को। उसी के बाद भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। क्या है ये सिंधु जल समझौता? ये देखिए, पूरे भारत और इधर पाकिस्तान है और इधर चाइना है, तो और ये बांग्लादेश, तो वहाँ का पूरा नदी तंत्र का ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए फोटोग्राफ ये वाला, कि ये सिंधु जल समझौता जो हुआ था ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थे से। ओके, सिंधु ताश समझौता किया गया था, और इसको अंग्रेजी में इंडस वाटर ट्रीटी या हिंदी में सिंधु जल समझौता कहते हैं। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, तो उन दोनों ने सिग्नेचर किया था। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था आप देखिए कि इसमें हम देखेंगे, इधर ये सिंधु नदी है जो आप देख रहे हैं यहाँ वाली। ठीक है, दूसरी एक है ये झेलम नदी, यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकल रही है। फिर चिनाब है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों का जो पानी है वो 80% वो यूज़ करेगा पाकिस्तान, ऐसा समझौता हुआ था। और 3 इसको पश्चिमी नदियाँ कहा गया था। ठीक है, और पूर्वी नदी ये रावी, इसके अलावा ये व्यास हो गई, और एक और नदी है सतलुज। इसके 80% पानी का इस्तेमाल भारत को दिया गया था, अधिकार दिया गया था। और उसी के बाद से इन तीनों नदियों पर डैम बनाए गए थे, और वो पानी अलग अलग जगहों पर पहुंचाया गया था, पंजाब पहुंचाया गया था और जगह, जिससे हम हरित क्रांति कर पाए थे। ठीक है, तो हमें डैम बनाने के लिए रुपए की भी ज़रूरत थी, और फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आया था। और ये कहा जाता है ऐसा कि वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ये रकम मिल पाएगी तब जब आप ये समझौता कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि जो आपने जाना। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत स्कूलों में हिंदी अनिवार्य भाषा बनाने के अपने फैसले को अप्रैल 2025 में वापस ले लिया? आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो है ना वो तीसरी भाषा अपने मन से चुन सकेंगे, हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। केंद्र सरकार ये कोशिश में है कई राज्यों में कि हिंदी को थोड़ा बढ़ावा मिले, लेकिन वहाँ जो आंतरिक जो पब्लिक है, जैसे महाराष्ट्र में है, उधर तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, तो वहाँ पर हिंदी को लेकर यह है कि आप ज़बरदस्ती मत थोपो। ठीक है, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले में दायर याचिकाओं पर क्या अंतरिम फैसला सुनाया है? आंसर क्या होगा? आंसर ये है कि 5 मई तक किसी भी वक्फ संपत्ति जिसमें उपयोग के आधार पर वक्फ भी शामिल है तो उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में किसी प्रकार की नियुक्ति की जाएगी, और राज्यों में भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। ठीक है, डी नोटिफाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर डी नोटिफाई का मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति वक्फ पहले से है उसको वक्फ नहीं होने की का नोटिफिकेशन, यानी वो डी नोटिफाई हो गया, मतलब वो अब वक्फ नहीं है, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। अब इस पर आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर आगे जो अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी चर्चा में रहा है ये खबर, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर किन 2 राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण आरक्षण को लागू कर दिया है? आंसर क्या होगा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 2 जो राज्य हैं, इन दोनों ने ये कर दिया है कि बाइफर्केट कर दिया है। ठीक है, हालांकि इस तरह की चीज़ें बिहार में भी है, एक दलित और महादलित की कैटेगरी बनाई हुई है, 2 अलग अलग। ठीक है, दरअसल हुआ ये था कि इसको लेकर उप वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया होता है। एक तो देखिए तेलंगाना ये वाला हो गया, और इधर वाला ये आंध्र प्रदेश हो गया। ये मैप में चीज़ों को समझ ली, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैप से रिलेटेड ये चीज़ें सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये जो एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के जजों का, पिछले साल की बात है, 1 अगस्त की, उसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी का उप वर्गीकरण कर दिया जाए, और इससे संविधान के जो प्रावधान है और तो वो उस पर कोई असर नहीं होता, मतलब असंवैधानिक नहीं है इसको। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। और हाँ, तेलंगाना और आंध्र की बात हो रही थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं, और गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और वहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की? आंसर का जस्टिस BR गवई। अब इनके नाम की अनुमति मिल चुकी है केंद्र सरकार से भी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि चीफ जस्टिस जो इस वक्त हैं संजीव खन्ना, वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, और उसी के बाद चूँकि ये परंपरा रही है कि चीफ जस्टिस से सरकार यानी कहिए केंद्रीय कानून मंत्री वो मांगते हैं नाम कि कौन हो, और सीनियरिटी के आधार पर फिर इनका नाम भेजा गया। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो बनने जा रहे हैं। तो 13 मई 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये शपथ लेंगे। ठीक है, ये शपथ लेंगे। ओके, और तो इम्पॉर्टेंट ये बात रही, जस्टिस BR गवई इनका नाम है। पिछले अगर कुछ CJI के बारे में देखेंगे तो आप देख लीजिए, एक तो इस वक्त हैं जस्टिस संजीव खन्ना, अभी 52वें हो जाएंगे BR गवई। अच्छा, 50वें थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये काफ़ी लंबे वक्त तक रहे CJI। अच्छा, 39वें जस्टिस UU ललित, 48वें थे जस्टिस NV रमना, और बाकी आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या कहें भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके नियुक्त करने का जो मामला है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) में ये बातें इसमें कही गई है, उससे संबंधित है, नियुक्ति से रिलेटेड। और ये परंपरा यही है, और प्रोसीजर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ
सुप्रीम कोर्ट जजेज में ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठता क्रम के आधार पर की जाएगी, जो सबसे सीनियर है उसी को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा कर दी है? आंसर होगा खुलताबाद। ठीक है, इसको कस्बा कह सकते हैं या शहर भी कह सकते हैं, छोटा सा है। ठीक है, तो ये एक बदलाव जो है ना वो महाराष्ट्र सरकार ने करने की कोशिश की है। हालांकि इसके लिए अभी टाइम लगेगा और केंद्र सरकार से मंजूरी मिलेगी, उसी के बाद ये बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ वही लोग ले सकते हैं जिन लोगों ने करंट फोर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है शार्प लर्निंग ऐप पर। ओके, डेली वाला फ्री होता है, वीकली जो होता है वो जो है पेड होता है। ओके, तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है और ये शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करेंगे आप शार्प लर्निंग या फिर सन्मय प्रकाश तो ऐप आपको मिल जाएगा। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और बहुत मामूली सा प्राइस रखा गया है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है। और इन सब में क्या होगा, 2025, 24, 23 इन सब का करंट फोर्स मिलेगा और 2026 का भी मिल जाएगा। अभी से 365 दिनों तक का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और ये PDF, वीडियो, टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिलेगा। और PDF कई तरीके के होते हैं, वन लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ नोट्स होता है, और उसमें वीडियो के लिंक भी होती है। जैसे अभी जो मैं वीकली है तो फटाफट करवा रहा हूँ, लेकिन जो डेली वाला जो करंट फोर्स है उसमें मैप वगैरह काफ़ी लंबा लेक्चर होता है, वो सब के लिंक होते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को विजुअली समझना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। ये सब कुछ जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर है, वहाँ आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूँ कि यूपी में नौकरी की एक तरह से मतलब एटम बम कह लीजिए, मतलब ढेर सारी नौकरियाँ आ रही हैं, करीब 50,000 से ज़्यादा। और उसके लिए UP SSC PT का एग्ज़ामिनेशन का आपके पास कट ऑफ होना चाहिए, उसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, मतलब 14 मई से भरे जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया है, विशेषज्ञ शिक्षक हैं और मात्र 99 रुपीज़ है, पहले 48 घंटे के लिए ही है। ठीक है, और हर 48 घंटे में ये 25 रुपये प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे और फिर 700-800 रुपये तक प्राइस चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा हर 48 घंटे पर। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी टीम है हमारी और शानदार ढंग से इसकी तैयारी करवाई जाएगी। आपके लिए एक एक टॉपिक वहाँ कवर कराया जाएगा। इसके अलावा UPSI का बैच चल रहा है ऑलरेडी, जिसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो कल से यानी 5 मई से रेगुलर क्लासेस इसमें शामिल हो जाएंगे और ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा रेलवे ग्रुप D का भी बैच चल रहा है, 71st BPSC के GS फाउंडेशन बैच 4 भी चल रहा है, बिहार सिपाही भर्ती का बैच चल रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये सब जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि जो UP SSC का जो PT एग्जामिनेशन है वो किसी भी राज्य के स्टूडेंट भर सकते हैं। अगर उनको ग्रुप C में नौकरी करनी है उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए वो मैंडेटरी है, उसके बिना फिर उत्तर प्रदेश के ग्रुप C पदों के लिए नौकरी में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे और प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है प्रश्न कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, तो उसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है अप्रैल में, यानी कौन बन गए हैं? आंसू का डॉक्टर मांगी लाल जाट। ठीक है, और ये फोटोग्राफ रहा इनका। तो 21 अप्रैल को उनको जो है इस पद पर जिम्मेदारी दी गई है इस पद की। अच्छा, एक और जिम्मेदारी उनको दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन यानी DARE, उसका भी उनको उसका सचिव उनको बनाया गया है। ठीक है, DARE का भी सचिव इनको बनाया गया है और ये प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया? आंसर का कैप्टन
जगमोहन, ठीक है, कैप्टन जगमोहन। तो ये जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसी ने 17 अप्रैल को इनको नियुक्त किया है, और तब वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है उसके वो चीफ हो गए हैं, ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है ना वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है, और वहाँ पर ढेर सारे पनडुब्बियाँ, युद्धपोत, इन सब का निर्माण होता है। उसकी स्थापना हुई थी 1934 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रश्न लेंगे। और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक बटन तो ज़रूर दबा सकते हैं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, आरबीआई ने बैंकों को किस उम्र या उससे अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि खाता खोलने और संचालन करने की अनुमति दे दी है? ओके, क्या है? सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट, इसकी अनुमति मिल गई है। सावधि जमा यानी फिक्स्ड, और बचत मतलब सेविंग, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 10 साल। तो 10 या उससे अधिक उम्र के आयु के जो नाबालिग हैं वो खुद अपना खाता खोल सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, बशर्ते बैंक का जो आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीति है वो इसकी अनुमति देता हो। तो आरबीआई की ओर से ये परमिशन मिल गई है कि बच्चे भी अपना खाता खोल सकते हैं, वहाँ पैसे रकम जमा करा सकते हैं, लेकिन 18 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तो फिर उनको अपना नया फोटोग्राफ और जो डेटा है वो सब उनको देना होगा, ठीक है, बायोमेट्रिक्स डेटा। अगला क्वेश्चन होगा, मार्च 2025 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही है? आंसर होगा 3.34%, ठीक है। तो ये अप्रैल में ये आंकड़े जारी किए गए हैं, और ये डेटा रहा है। किसने जारी किया है इसको? एनएसओ ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने इसको जारी किया, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। और ये कैसे तय होता है, ये खुदरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर कैसे तय की जाती है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए की जाती है, यानी सीपीआई के जरिए की जाती है। मतलब आप जो सामान एक कंज्यूमर के तौर पर खरीदते हैं, चाहे खाद्य सामग्री हो, फल हो, कपड़े हो, जूते हो, घर हो, ईंधन हो, तो उन सब की जो कीमत है ना पिछले साल की तुलना में अभी कितनी है इसी वक्त में, तो उसको देखा जाता है, ठीक है। तो ये 3.34% जो है ना ये ठीक है। देखिए आरबीआई की जो लिमिट है ना वो 2 से 6% के बीच में है। वैसे आदर्श स्थिति में महंगाई 4% होनी चाहिए, और वैसे वो है कि 2 से और 6 के बीच में होता, मतलब 4% आदर्श है, 2% ऊपर 2% नीचे हो सकता है, ठीक है। तो महंगाई अगर नहीं भी बढ़ रही है तो इसका मतलब देश जो है ना तरक्की कम कर रहा है, और महंगाई अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो भी देश में दिक्कत है, रोजगार की कमी है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो महंगाई को कंट्रोल करने का टूल क्या है आरबीआई के पास? आरबीआई के पास टूल है क्या? वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट को वो घटाता और बढ़ाता रहता है, इससे महंगाई को कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है। उसके ज़रिए मार्केट में जो मनी का फ्लो है उसको कम और ज़्यादा करता है आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की थोक महंगाई दर मार्च 2025 में कितनी थी? आंसर का 2.02%, ठीक है। तो ये अप्रैल में ये आंकड़े जारी किए गए हैं, और ये किसने जारी किया है ये आंकड़ा? जैसे खुदरा वाला तो एनएसओ ने जारी किया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, लेकिन जो ये वाला जो आंकड़ा है ना, यानी जो थोक महंगाई दर का होलसेल वाला जो इन्फ्लेशन है, इसका डेटा जारी किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और खुदरा महंगाई दर जो है ना वो एनएसओ जारी करता है, और ये DPIIT जारी करता है थोक महंगाई दर। क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में किया गया? आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में 16 से 28 अप्रैल तक हुआ पुणे में ये, और ये 6ठा संस्करण था। ये एनुअल इवेंट है जिसमें एक बार भारत में और एक बार उज्बेकिस्तान में ये आयोजन किया जाता है। उज्बेकिस्तान को भी मैप के ज़रिए देख लेते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, यानी मध्य एशियाई देश है, ठीक है। तो ये प्यारा भारत है अपना, और ये सेंट्रल
एशियन कंट्रीज़ हो गया। और उसी में ये रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, ये है उज्बेकिस्तान। इसी की राजधानी क्या है? ताशकंद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला आरिपोव, और यहाँ पर मुद्रा चलती है उज्बेक सोम। क्या चलती है? उज्बेक सोम यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, अब इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे। क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह पर अप्रैल 2025 में लगभग 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? ये प्रश्न जो है इवेंट में है, क्योंकि इवेंट में मतलब आयोजन, घटना, दुर्घटना, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको इसमें इस कैटेगरी में हम शामिल रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहलगाम। ठीक है, कहाँ पर? पहलगाम। अब पहलगाम में किस जगह पर? बैसरन की घाटी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं इस चीज़ को। प्यारा भारत है अपना, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर है, और इसी में आगे हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर ये पहलगाम में बैसरन की घाटी है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? बैसरन की घाटी है, और वहीं पर बड़ा मनोरम दृश्य होता है, और पर्यटक थे वहाँ पर, और फिर आतंकवादियों ने, जो कि उनको पाकिस्तान से बैकअप मिला हुआ था, तो उन लोगों ने 26 लोगों की हत्या कर दी बैसरन की घाटी पे। एक बार ये नज़ारा देखिए, किस तरीके का ये नज़ारा है। पूरे बर्फ़ ऊपर में है, नीचे घाटी है, और मनोरम दृश्य वहाँ होता है। ये स्थिति हुई है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? लश्कर ए तैयबा के विंग है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी TRF ने ये जिम्मेदारी ली है। और ये घटना कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है घटना। जम्मू कश्मीर एक क्या है? वो है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वहाँ पर विधानसभा भी है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, राजधानी क्या है? जम्मू और श्रीनगर। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, और आप देख रहे हैं अप्रैल का 3rd और 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स। और हाँ, ऐप पर जाकर इसका टेस्ट ज़रूर दीजिएगा आप। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोंडो डुप्लांटिस। मोंडो डुप्लांटिस। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यह आयोजन किया गया था, यह अवार्ड सेरेमनी किया गया था, और ये स्वीडन के हैं, 25 साल के हैं मात्र खिलाड़ी मोंडो डुप्लांटिस। तो इनको वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है इसी का। क्या है ये कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का क्या नाम होगा इनका? इनका नाम है सिमोन बाइल्स। क्या नाम है? सिमोन बाइल्स। और अमेरिकी जिम्नास्ट हैं वो, और चौथी बार उन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, ये जो अवार्ड है ना, वो कई और कैटेगरी में दिया गया है। जैसे स्पोर्ट्समैन का तो मोंडो डुप्लांटिस मैंने बताया, स्पोर्ट्स वुमेन का ये सिमोन बाइल्स हो गया। टीम ऑफ द ईयर का रियल मैड्रिड को मिला है खिताब। ओके, बैक थ्रू ऑफ द ईयर का लमिन यामाल को मिला है, और बाकी ये है उतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये 3-4 ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG 2025 का शुभंकर क्या है? क्या है भाई? तो इसका आंसर होगा गज सिंह। ठीक है, और ये आयोजन कहाँ पर हो रहा है? बिहार में हो रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने, उन्होंने इसका लोकार्पण किया और बताया कि गज सिंह जो है ना, वो है शुभंकर यहाँ का। ठीक है, कब से कब तक ये आयोजन हो रहा है? तो 4 मई से 15 मई तक ये आयोजन हो रहा है। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वो कर रहे हैं। तो ये शुभंकर गज सिंह जो है ना, वो एक पौराणिक प्राणी के तौर पर, जैसे हाथी और शेर का जो मिश्रण है, उसको एक तरह से दिखाया गया है। और ये जो प्रेरणा मिली है वो नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे बिहार का कोई एग्जामिनेशन है, उसमें ये भी हो सकता है कि ये जो गज सिंह का जो पूरा ये है, वो उसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो नालंदा और बोधगया का जो पालकालीन मंदिर है उससे ली गई है। वहाँ पर इस तरह के चित्र होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पूरा डिज़ाइन भी बनाया गया है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय है।
तो पीपल का पेड़, गौरैया, गंगा, डॉल्फिन, पर्यावरण जागरूकता, मधुबनी पेंटिंग, ये सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में हो रहा है, तो उसकी थीम सॉन्ग क्या है? आंसू का खेल के रंग बिहार के संग। क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। ये संदेश है एकता, युवा शक्ति और राष्ट्रीय खेल में बिहार की जो भूमिका है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स में भारत ने 4 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने मेडल जीत लिए हैं? टोटल 8 मेडल जीते हैं, उसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो इन विजेताओं के नाम भी आप देख लीजिए, पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। जैसे 50 मीटर महिलाओं की जो राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता है स्विफ्ट कौर सामरा ने। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल सुरुचि सिंह ने जीता है। पुरुषों की 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल गोल्ड मेडल विजयवीर सिद्धू ने जीता है, और बाकी फिर सिल्वर है और ये देखिए ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड वाला आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा होता पूछा जाता है। अच्छा, ये सब नाम भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट जो है ना, वो जब मैं ऐप में जब क्लास ले रहा होता हूँ तो वो पूछते हैं कि सर ऐसा है कि हमें ना खेल और खिलाड़ी का पूरी लिस्ट दे दीजिए। अरे भाई, खेल और खिलाड़ी की जो लिस्ट है ना बहुत लंबी है। ठीक है, सैकड़ों खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे ये जो विजेता हैं, इन्होंने जो जीता है, अब पूछा जाएगा स्विफ्ट कौर साम्राज्य जो है वो किस खेल से हैं, तो आपको बताना है किस से, तो शूटिंग से हैं। ठीक है, रुद्राक्ष पाटिल कहाँ से, तो वो शूटिंग में। तो ये सब नाम जो है ना ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, किस खिलाड़ी कौन से कहाँ से, और PDF में मैंने काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर होगा मीराबाई चानू, और उपाध्यक्ष चुना गया है सतीश कुमार को। ठीक है, तो मीराबाई चानू काफ़ी पॉपुलर भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं, और तो इनका कार्यकाल जो है ना वो 4 वर्षों का होगा। ठीक है, अब जैसे चर्चा जो हुई है मीराबाई चानू की, अब इससे क्या सवाल आ सकते हैं कि इन्होंने किस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था? तो 2020 में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने। फिर 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2025 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ये नाम है इनका, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया है? क्या है? 2 है, एक तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, इन दोनों को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। क्या है ये? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है। ठीक है, तो वहाँ पर पांडुलिपियों को शामिल किया जाता है, इस बार ये शामिल किया गया है। ओके, और आपको बताऊं कि इस बार जो है ना वो 72 देशों के 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रविष्टियों को जो है ना उसमें शामिल किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से अब पूरी दुनिया में जो इस तरह के धरोहर हैं उसकी लिस्ट हो गई है 570, जिसको यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। क्लियर हो बात? गीता यानी भगवत गीता के बारे में आप तो जानते ही हैं, लगभग 80 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और इसका श्रेय किसको दिया जाता है, किस ऋषि को दिया जाता है? अब इससे सवाल क्या पूछा जा सकता है, आप ये बताइए कि भगवत गीता का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऋषि व्यास को दिया जाता है। क्लियर हो बात? दूसरी बात ये भी पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसमें नाटक, प्रदर्शनी, सौंदर्य शास्त्र, शास्त्रीय कला इन सबसे जुड़ा हुआ है, तो इसके लेखक कौन है? तो ये भरत मुनि। ठीक है, क्या? भरत मुनि। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, पिछले साल भी 3 साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया था। तुलसीदास की रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियाँ, सहृदय लोक स्थान की पांडुलिपि, भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक ग्रंथ, और पंचतंत्र की दंत कथाओं की
15वीं शताब्दी की पांडुलिपियाँ, इन सबको पिछले साल शामिल किया गया था। और इस साल किसको शामिल किया गया है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो यूनेस्को की बात हो रही है। उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। क्या नाम है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, तो इन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर जो है ना, इसका उद्देश्य ये है कि दुर्लभ और जो लुप्त प्राय विरासत है उसको सुरक्षित रखा जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? आमिर खान। आमिर खान, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं और इनको ये खिताब वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों पसंद तो आ रहा होगा, मुझे लगता है, उम्मीद है। और तो एक लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत सरकार ने पहला स्वदेशी AILLM का फुल फॉर्म क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस पहले स्टार्टअप का चयन किया है? पहला स्टार्टअप कौन सा है ऐसा? आंसर होगा सर्वम AI। ठीक है, सर्वम AI। देखिए दुनिया में AI की धूम मची हुई है। भारत में अब बहुत सारे लोग मतलब जो है ना वो AI का इस्तेमाल करते हैं। और जो सबसे पॉपुलर है वो कौन है? डीप सीक है, जेमिनी है और चैट GPT है। सबसे ज़्यादा चैट GPT पॉपुलर है, उसके बाद फिर डीप सीक है। डीप सीक भी बहुत अपना प्रभाव जमा रहा है। ये चाइना का है, ये अमेरिका का है। ठीक है, और एक और जेमिनी है, ये गूगल का है। ठीक है, तो इन सब को कैसे चलाया जाता है? इसके LLM होता है। ठीक है, ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। ये मॉडल बनाना पड़ता है। ठीक है, और क्यों बनाना पड़ता है? ताकि उसको एक इंसान के जैसा जो है ना वो सोचने समझने की क्षमता दे दी जाए। ठीक है, मतलब मशीन जो है इंसान की तरह सोचने समझने बातचीत करने, मतलब बातचीत मतलब चैट के ज़रिए ही किसी चीज़ को क्रिएट करने में माहिर हो, उसके लिए ही किया जाता है। और ख़ास बात है कि भारत का इंडिया AI मिशन है। क्या है? इंडिया AI मिशन, वो 10,370 करोड़ रुपए का है। तो और सर्वम जो AI है उसको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो किस मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर टार्डिग्रेड्स या कहें वाटर बियर भेज रहा है? आंसर क्या होगा? एक्सियोम 4। क्या है? एक्सियोम 4, ये है वाटर बियर, इसको भेजा जा रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अब बन रहे हैं, यात्री हो जाएंगे, और ये रहे, इनका नाम क्या है? शुभम शुक्ला। तो मई के अंत में 14 दिनों के लिए ISS पर जा रहे हैं, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। वहाँ पर कई सारे प्रयोग करेंगे, उसमें फसल उगाना, अंतरिक्ष में टार्डिग्रेड्स जो यानी वाटर बियर है, जो कि सूक्ष्म जीव है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से दिखना पड़ता है। तो उसका परीक्षण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो एक्सियोम जो 4 मिशन है उसके तहत क्या है कि नासा जो है ना वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर ले जा रहा है वहाँ पर, और एक उनमें से भारतीय है। अगला क्वेश्चन होगा, टार्डिग्रेड्स या वाटर बियर क्या है, जो खबरों में काफ़ी चर्चा में रहा है? आंसर का इसका जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव। क्या है? जल में रहने वाले सूक्ष्म जीव। ऐसे तो लग रहा होगा जैसे हाथी इतना बड़ा है, लेकिन ये दिखता भी नहीं है। बहुत जूम करके ये फोटोग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है ना बहुत लंबे समय से है, और इसमें तो अद्भुत क्षमता है रेजिलियंस की, यानी बदलाव की, सहने की क्षमता। ठीक है, अपने आप को बदलने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। और ये 60 करोड़ वर्ष से है। ठीक है, 60 करोड़ वर्ष से, 60 करोड़ वर्षों में कितने जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई, आई गई, लेकिन ये महाशय ये टिके हुए हैं। मतलब एक ही नहीं टिका हुआ है, बल्कि उसकी संतान उसके वो टिके हुए हैं। भीषण गर्मी हो या फिर भीषण सर्दी हो, बर्फ हो, माइनस बहुत ज़्यादा, जब बिल्कुल धरती पर, मतलब ये हर जगह है। आपको हिमालय पे भी मिल जाएगा, आपको समुद्र में भी मिल जाएगा। मतलब ये इतना रेजिलिएंट है
कि ये हर जगह रह सकता है। तो यही टेस्ट किया जा रहा है कि आखिर ये कैसे है वहाँ पर अंतरिक्ष में भी, जहाँ पर हवा भी नहीं है। भाई ISS में तो हवा है, लेकिन वहाँ भी इस जगह इसको देखा जाएगा बिना हवा के भी कैसे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 को ISS से यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग की। आंसर क्या होगा इसका? डॉन पेटिट। क्या नाम होगा? डॉन पेटिट। तो नासा के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री हैं। तो 70वां जन्मदिन उन्होंने अनोखे तरीके से मनाया, ठीक है। और 20 अप्रैल को उन्होंने लैंडिंग की है। ओके, कजाकिस्तान में लैंडिंग की। लैंडिंग करने के बाद इस तरीके से लाया गया। दरअसल आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी अंतरिक्ष से कुछ वक्त रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है, मतलब 10 दिन 20 दिन, तो उसके बाद उसको उठा के इस तरह से चेयर पर या किसी ऐसी चीज़ पर ले जाया जाता है, क्योंकि ये चलना फिरना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी है नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग जो चल रहे हैं तो हमारे पूरे मसल्स जो है ना उसके अनुसार, चलने के अनुसार बने हुए हैं, खड़े के होने के अनुसार। अगर इन मसल्स का यूज़ नहीं करेंगे, आप लेटे रहिए, तो मसल्स जो है वो ढीले पड़ जाएंगे और उसमें पावर नहीं होगा, तो फिर आप चल भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति कुछ इनके साथ हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये रशियन जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनके साथ ही वापस लौट कर आए हैं, ठीक है। रशियन जो चीज़ें थी उसके साथ ही आए हैं वापस लौट कर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। रशियन स्पेसक्राफ्ट से लौटे। अगला क्वेश्चन, पॉपुलर सेलिब्रिटी सिंगर का नाम बताएं जिन्होंने अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा की। आंसर का है कैटी पेरी। कैटी पेरी पॉप स्टार हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा जो संचालित है रॉकेट न्यू शेपर्ड, तो उस पर सवार होके वो गई थी ऊपर और वहाँ अंतरिक्ष में, और फिर वहाँ से लौट के आई हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड कि किस प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट से सिर्फ महिलाओं के दल, इन ओनली वुमेन, उनके दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष की यात्रा की है। आंसर का न्यू शेपर्ड, ठीक है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा ये संचालित है। इसमें कौन कौन थे? कैटी पेरी, वो थी अमेरिकी जो सिंगर है। इसके अलावा लॉरेंस साचेन टीवी एंकर हैं, हेलीकॉप्टर पायलट हैं, और जेफ बेजोस की मंगेतर भी हैं। गेल किंग मशहूर अमेरिकी पत्रकार हैं, लेडीज़ हैं। आयशा बोवे पूर्व नासा रॉकेट वैज्ञानिक हैं। केरियन फ्लिन, वो भी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अमांडा निगोयन, वो भी गई थी, जो वहाँ सामाजिक उद्यमी है, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है। तो इन सब ने कर्मन जो रेखा है उसको पार किया था। कर्मन रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को दर्शाता है। ये तकरीबन समुद्र तल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होता है। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड, महत्वपूर्ण लोगों के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया 25 अप्रैल 2025 को। तो किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके थे? आंसर का इसरो, काफ़ी पॉपुलर हैं इन, तो ये चेयरमैन रह चुके थे। 84 ईयर की उम्र में निधन हुआ। इसरो के अध्यक्ष कब से कब तक थे? तो 1994 से 2003 तक थे। और इनके दौरान ही PSLV रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ, संचालन हुआ, और GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उस पर काम जो है ना वो चल रहा था उस दौरान, ठीक है। अच्छा, ये कई सारी, मतलब केवल अंतरिक्ष विज्ञान में ही नहीं थे, ये शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, इन सब में उन्होंने काम किया था। जैसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, उसको तैयार करने वाली जो कमेटी थी ड्राफ्ट, उसके चीफ थे ये, ओके। और इनको केंद्र सरकार ने 2003 में एक कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत किया था। इनको पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका था, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 2000 में पद्म भूषण मिला था 1994 में, और पद्मश्री मिला था 1982 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया 21 अप्रैल 2025 को। तो पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? आंसर क्या होगा? कैथोलिक, ठीक है। क्या है? कैथोलिक। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप इनका। पोप जो होते हैं ना, उनका बहुत प्रभावशाली दर्जा होता है।
ईसाई धर्म में कई सारी शाखाएं हैं, जैसे कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। तो इन शाखाओं में कैथोलिक समुदाय का जो सबसे टॉप धार्मिक पदाधिकारी होता है वो पोप होता है, और वो वेटिकन सिटी में रहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है। एक बार मैप के जरिए भी देखते हैं हम। ये अपना प्यारा भारत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इटली है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। रोम भी चलते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर ये है, इस जगह पर रोम, और उसी में ये वेटिकन सिटी है, बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। तो वो उसको राष्ट्र का एक दर्जा भी मिला हुआ है, सबसे छोटे राष्ट्र दुनिया का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया का निधन हो गया 12 अप्रैल 2025 को। तो किस लिए जानी जाती थी? आंसर होगा कथक नृत्यांगना। ओके, कथक नृत्यांगना। तो उनका निधन हो गया, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, इन सब ने शोक व्यक्त किया है। 95 ईयर की ये थी, और कई सारी फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफी की थी, जैसे जो काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी ना, उमराव जान, 1981 में आई थी उसमें। ओके, और इनको 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1987 में पद्मश्री मिला था, 2010 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करेंगे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का, चाहे ISPCS हो या फिर बेसिक मेंबरशिप हो या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, तो वो पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे कोर्स में शार्प लर्निंग ऐप पर। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित करने वाले शहर मतलब किसको बनाने का योजना बनाई है? कौन सा शहर है? आंसर होगा अमरावती, ठीक है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। तो वो चाहते हैं कि एकदम अलग तरह की राजधानी हो जाए, और 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो 14 अप्रैल को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती होती है, तो उसी के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शून्य गरीबी योजना का नाम उन्हीं को समर्पित कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेते हैं। देखिए, विदेश से रिलेटेड टॉपिक जो है ना उसको हमने 2 भाग में किया हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और फिर विदेश अलग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा यहाँ क्लॉस श्वाब, तो उनके इस्तीफे के बाद विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अंतरिम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? आंसर होगा पीटर ब्रेबेक लेटमथे, ठीक है। ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये नेस्ले के पूर्व अध्यक्ष हैं, वहाँ CEO रह चुके हैं, ठीक है। तो क्लॉस श्वाब उन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक माने जाते हैं। उन पर कुछ आरोप लगे हैं तो वित्तीय अनियमितताओं के से संबंधित, तो उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ा है और फिर ये प्रभारी अध्यक्ष बने हैं उनकी जगह पर। विश्व आर्थिक मंच जो है काफ़ी पॉपुलर है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर ये डायलॉग करता है। और ख़ास चीज़ है कि इसका जो कार्यक्रम होता है हर साल स्विट्ज़रलैंड के दावोस में प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड पॉपुलर होता है, ठीक है। इसकी WEF की स्थापना हुई थी 1971 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में की गई थी स्थापना। मुख्यालय इसका कोलोन में है, स्विट्ज़रलैंड है कोलोन में, और दावोस में वो एनुअल समिट होती है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में बनाए जाने को लेकर समझौता हुआ है? आंसर होगा भारत में, ठीक है। तो भारत सरकार ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के साथ ये समझौते पर सिग्नेचर किया है, ठीक है। और भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव P कुमारन, सचिव पूर्वी क्षेत्र के, और इसके अलावा जो बिग कैट अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं SP यादव, तो दोनों ने सिग्नेचर किया है और भारत सरकार की ओर से मदद किया जा रहा है। बिग कैट कौन कौन है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ठीक है। तो इन सब के संरक्षण के लिए ये दुनिया भर के जो देश हैं, करीब 96 देश हैं जहाँ पर ये बड़ी बिल्लियाँ, कोई वो कोई कहीं ये, तो ये वहाँ पर पाई जाती हैं। तो उनके संरक्षण के लिए ये सब चीज़ें गठबंधन को बनाया जा रहा है। और अब बात करेंगे हम विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, ठीक है। विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन,
क्वेश्चन होगा, पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेतृत्व किया। वेटिकन सिटी में पोप के फ्रांसिस के निधन का वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया और उस दौरान वहाँ पर भारत की ओर से जो लीड किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और उनके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरेन रिजिजू, एक और राज्य मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं जोशुआ डिसूजा, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का भव्य कार्यक्रम था। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे थे और ये देख रहे राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ है, उसमें अग्रिम पंक्ति पर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। थोड़ा और जूम करते हैं हम इसके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। क्या नाम है इनका? जेडी वेंस। ठीक है, क्या है नाम? जेडी वेंस। तो 21 अप्रैल को वो अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ पहुंचे थे। उनकी पत्नी का नाम है उषा चिलुकुरी, भारतीय मूल की हैं वो, और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल, वो सब मतलब यहाँ आए थे भारत में और 4 दिवसीय यात्रा रही है। जयपुर में यात्रा की उन्होंने, आगरा ताजमहल भी देखने गए थे और फिर सरकार के तौर पर भारत सरकार से और अमेरिकी सरकार के तौर पर बातचीत हुई है कई सारे मुद्दों पर, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। ठीक है, तो जेडी वेंस जो है ना वो उपराष्ट्रपति हैं और उनकी एक चर्चित बुक है, कई बार पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब जब वो आए ना तो इनकी इस बुक की चर्चा काफ़ी रही है। 2016 में ही इन्होंने लिखी थी जेडी वेंस ने। बुक का नाम है हिलबिली एलेगी, अ मेमोयर ऑफ अ फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस। तो ये 2016 में ही पब्लिश हुई थी और दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है। 2020 में नेटफ्लिक्स में इस बुक के आधार पर मूवी बनी थी। फेमस अमेरिकी जो फिल्मकार है रॉन हावर्ड, उन्होंने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी देश गैबोन का नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जनरल ब्राइस ओलेगी नगुएमा। थोड़ा कठिन नाम है, तो ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2023 में इन्होंने तख्ता पलट कर दिया था। उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे ना, उनके तख्ता पलट करके और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। चुनाव कराया और ये जीत गए। सेना ही चुनाव करा रही है, सेना ही जीत गई। एक बार वहाँ चलते हैं, गैबोन। ये प्यारा भारत रहा उधर, और ये है गैबोन। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीका में इस जगह पर। ओके, तो अब देखिए गैबोन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या है? लिब्रेविल है। क्या है? लिब्रेविल। ठीक है, राष्ट्रपति हैं यहाँ के ब्राइस ओलीगुई नुगुएमा। ओके, तो जो कि अब ये चुन लिए गए हैं ब्राइस। यहाँ पर मुद्रा चलती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, पड़ोस देश की बात करेंगे अगर, तो आप ये देखिए, ये तो कैमरून हो गया। ठीक है, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया इधर, और ये जो छोटा सा ना यहाँ पर वो है क्या? इक्वेटोरियल गिनी। ओके, अच्छा, ये जो भूमध्य रेखा है ना वो यहीं से जाती है, इक्वेटर यहीं से जाता है। ठीक है, तो ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि मैप दिखाया गया था और उसमें ये पूछा गया था कि UPSC या BPSC में कि अफ्रीका में किन किन देशों में तख्ता पलट हुई है, उसको भी देख लीजिए आप। कहाँ कहाँ? नाइजर, चाड, माली। ठीक है, और भी कई सारे देश हैं। गैबोन में हुआ था, बुर्किना फासो है जो कि इस तरफ बुर्किना फासो है, ये गिनी है, गाम्बिया है उस तरफ, सूडान हो गया। तो इन सब में तख्ता पलट हो चुका है और यहाँ तो गैबोन ये है ही। ठीक है, और पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, हमारी टीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे। इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीत लिया? आंसर होगा डेनियल नोबोआ। क्या नाम? डेनियल नोबोआ। इक्वाडोर की जो राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद है उसी ने ये ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो एक बार इसको भी मैप के ज़रिए देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
प्यारा भारत आप देख रहे हैं मेरे बगल में। ओके, इक्वाडोर की ओर चलते हैं और ये देखिए ये दक्षिणी अमेरिका महादेश हो गया और उसी में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पड़ोसी इसका कोलंबिया हो गया और पेरू हो गया। ठीक है, तो यहीं के जो अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं डेनियल नबोआ। ठीक है, आप फिर से चुनाव कहिए, फिर से वो निर्वाचित हो गए हैं। ओके, और इस देश की राजधानी क्या है? क्विटो। आबादी करीब करीब 1 करोड़ है। यहाँ पर मुद्रा चलती है अमेरिकी डॉलर। भाषा यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब पर्यावरण से रिलेटेड कुछ प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से किस अभयारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित किया गया? आंसर होगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए 2 साल तक मतलब जो है कुनो नेशनल पार्क में उनको बसाया गया था कई सारे चीतों को, और फिर वहाँ से 2 चीतों को जो है ना वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ये हैं, और अपने उन्होंने निगरानी में 2 चीतों को जो है ना वो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भेज दिया। ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। 64 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र है और वहाँ पर ये बसाया गया है। ठीक है, भारत में अभी अगर बात करेंगे कितने चीते हैं तो कुनो नेशनल उद्यान में 26 चीते हैं। अब उनमें से पुनर्वास किए जा रहे हैं धीरे धीरे। और दोस्तों अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और ये दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर्स रिमेंबर्स डे कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर है ये अभी जो है ना वो है आपको यूक्रेन में। ठीक है, तो उस समय यानी 1986 में सोवियत संघ का शासन हुआ करता था, तो वहाँ ये जो बनाया गया था इसको, तो उसी में विस्फोट हो गया था। ठीक है, इसके पावर प्लांट 4 में इस जगह पर विस्फोट हो गया था और उससे बड़े पैमाने पर जो है रेडिएशन फैला था, और इसी को लेकर ये दिवस जो है मनाया जाता है। इसलिए कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं और बहुत नुकसान हो सकता है। अभी वर्तमान में इस तरह से इसको सील कर दिया गया है कि रेडिएशन अगर हो भी तो वो निकले नहीं, फैले नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है आईपी और संगीत, आईपी की धड़कन को महसूस करें। आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खोगजोम दिवस मनाया जाता है? तो वह मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, हर साल ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? एंग्लो मणिपुर जो युद्ध हुआ था 1891 में, उसके जो योद्धा थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 अप्रैल को, और थीम है इस बार की 2025 की मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो है 25 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। इस प्रतिनिधि दिवस के जो है ना एक तरह से उसी के बाद संयुक्त राष्ट्र का जो है ना वो एक गठन वो संपन्न हो सका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब तबाही हुई थी उसके बाद एक ऐसे संगठन की तलाश थी बनाया जाए जो कि दुनिया में शांति और दुनिया के चीज़ों को मतलब जो है वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सके। तो फिर ये तमाम बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 24 अप्रैल को। पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था इसी वजह से। अगला क्वेश्चन लेंगे, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 23 अप्रैल को। ठीक है, चीनी भाषा यानी मंदारिनी जो लैंग्वेज है उसका दिवस कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो वह है 20 अप्रैल को। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र की ना 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, 6 हैं। कौन कौन सी? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन
और स्पेनिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है, तो वो है 19 अप्रैल को, और थीम है इस बार की भोजन औषधि है, फूड इज मेडिसिन। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 21 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है भाई, तो इसी दिन 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो नवनियुक्त और गठित प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, और उसी के दौरान उन्होंने जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सेवक हैं, उनको भारत का स्टील फ्रेम कहा था। अगला क्वेश्चन विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह है 22 अप्रैल को, और इस बार की थीम क्या है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर प्लैनेट आवर पावर, या कहें आवर पावर आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और इस बार की थीम क्या है, इस बार की जो थीम है वो है आपदा और संघर्ष से विरासत खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। भारत में जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है ना, वो टोटल संख्या है 43, और उसके लिस्ट भी मैंने PDF में दे दिया है, एक बार आप अपडेट देख लेना, ठीक है, PDF के ज़रिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है, थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल ब्लीड टू, ये है थीम इस बार की। अगला क्वेश्चन लेंगे विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 15 अप्रैल को, और इस बार की थीम है एकता और परिवर्तन के लिए कला, एकता और परिवर्तन के लिए कला। अगला क्वेश्चन विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। इसका PDF मिल जाएगा जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है। शार्प लर्निंग ऐप है, ये देख लीजिए, यही सर्च करना है आपको गूगल प्ले पर, और वहाँ पर आपको 2 तरह के मेंबरशिप प्लान मिलेंगे। ISPCS मेंबरशिप प्लान जो कि UPSC और स्टेट PCS के लेवल का है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। तो ये तैयारी आप शानदार कर सकते हैं इसके ज़रिए, और इसमें PDF, टेस्ट, वीडियो सब कुछ मिलता है, और आपके एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और UPSSC PET का जो अब नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी तैयारी कैसे करें, एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ हमने, और हम लोगों ने बैच भी लॉन्च कर दिया है UPSSC PET के, और 12 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, 5 मई से एडमिशन शुरू हो गया है। प्राइस मात्र 99 रुपीज़ है। हर 48 घंटे में ये फ़ी बढ़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, तो फ़ी जो है 700-800 रुपये तक चले जाएंगे। तो उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके कोई जानने वाले हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इसके अलावा कई सारे और भी बैचेज चल रहे हैं। UPSI 2025 इसके क्लासेज रेगुलर 5 मई से शुरू हो जाएंगे। रेगुलर ग्रुप D इसके काफ़ी क्लास हो चुके हैं, और ये शानदार ढंग से चल रहा है बैच। 71st BPSC का GS फाउंडेशन बैच 4 चल रहा है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। बिहार सिपाही भर्ती उसका भी बैच ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, शार्प लर्निंग ऐप है उस पर। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।